अस्सलाम वालेकुम सिरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसे आसान कर सकते हैं। और हमें नहीं पता होता, बट हर कोई अपनी ज़िंदगी में अलग तरह की स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं जिनकी वजह से कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी और की तरफ से आपको इस तरह का रवैया मिलता है जो आपको अच्छा नहीं भी लगता है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा सा काम डाउन करें, फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। एक और चीज़ जो कि मैंने रिसेंटली नोटिस की है, वो स्पेशली हमारी जल्दबाजी और पेशेंस के हवाले से। आई थिंक हम इतनी जल्दी में होते हैं हर वक्त और इतने सारे काम हमारे सर पर होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम एट द एंड ऑफ द डे इंसान हैं और हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसानियत है, दूसरों की तरफ एहसास है और वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आज सुबह जब मैं रास्ते में आ रही थी, तो एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजर रही थी और जहाँ पे सुबह का रश आवर होता है, आपको पता होगा फैसलाबाद शहर में अगर आप ट्रैवल करते रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि सुबह सुबह जल्दी में होते हैं लोग। ऑफिस पहुँचना होता है, कुछ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के काम जो कि जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हम पहुँच जाएँ। लेकिन उस जल्दबाजी में हम ये भूल जाते हैं कि जो एम्बुलेंस गुजर रही है, जो रास्ता आपसे लेने की कोशिश कर रही है, उसमें किसी के अजीज़ हैं, प्यारे हैं, जो कि शायद वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाने की वजह से हो सकता है उनकी जान बच जाए, या जो फैमिली उस वक्त उस वक्त से गुजर रही है उसके लिए बड़ी छोटी सी बात, आपके लिए बड़ी छोटी सी बात होगी, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस चीज़ का ख्याल क्या करें अगर आप देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस आपको रास्ते में नज़र आती है, तो आपके सिर्फ कुछ मिनट हो सकता है उसमें लगे, चाहे हो सकता है मिनट भी ना लगे, 1 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन उस फैमिली का सोचें जो उस वक्त से गुजर रही है, जिनके प्यारे इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। इसी का सोचते हुए कभी भी अगर इस तरह का वाक़या होता है, आपके रास्ते में एम्बुलेंस आ जाती है, जितनी भी जल्दबाजी में हो आप, सिर्फ ये सोचकर, इंसानियत का सोचकर रास्ता दिया करें और बाकी हर चीज़ एक साइड पर है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारा फ़र्ज़ सबसे पहले इंसानों की तरफ है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे की तरफ है, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी एक दूसरे की कदर करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है एक अच्छे ख्याल पर, एक अच्छे नोट पर हम अपनी हर सुबह का आगाज़ करें। एक दिन एक नेकी में हमारे साथ मुफ्ती अहमद अली मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मेरा पैगाम ये है, आदमी अपने दिल को कैसे ज़िंदा रख सकता है, दिल कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो उसके लिए एक अमल तो ये है, कुरान मजीद की तिलावत गौर व फिक्र से किया करें। रातों को जागना सीख लें, अच्छे अखलाक अपनाने की कोशिश किया करें। इस अमल की वजह से अल्लाह आपके दिल को ज़िंदा कर देगा। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो सही हो जाता है सारा का सारा इंसान ठीक हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा का सारा इंसान ख़राब हो जाता है, वो है दिल। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, मौत को याद किया करो, अल्लाह आपके दिल को ज़िंदा रखेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करनी चाहिए एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें, अपने आप को वक्त के साथ बदलते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें, नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते रहें। आपको पता है फैसलाबाद शहर के हवाले से हमेशा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। पॉलिटिकल सिनारियो पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद शहर के अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आया है। अवाम की लॉयल्टीज़ तब्दील हुई हैं, पॉलिटिशियंस की
लॉयल्टीज तब्दील हुई हैं। पिछले कुछ सालों में फैसलाबाद शहर को जिस तरह से अटेंशन मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से डेवलपमेंट के हवाले से तरक्की होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं नज़र आई है। और फंडिंग के हवाले से चाहे हम बात करें, वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आई है। जहाँ पर एक तरफ हमारे पास एक नई गवर्नमेंट मौजूद है, किस तरह से सूरत हाल तब्दील होंगे और क्या फैसलाबाद शहर फाइनली जो अटेंशन डिजर्व करता है वो उसको मिल पाएगी। बल्दियात के हवाले से भी बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट कहाँ पर करंटली स्टैंड करती है, क्या कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनको वो सपोर्ट दिया जा रहा है और क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर है। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ शेख मोहम्मद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स डिप्टी मेयर है फैसलाबाद के। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला और इतने इंपॉर्टेंट मौजू के हवाले से बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया। फैसलाबाद शहर की बात करते हैं। जिस तरह मैंने मेंशन किया, बहुत अरसे से हम बड़े निगलेक्टेड रहे हैं, उस तरह से अटेंशन नहीं दी गई। तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, उसके बावजूद उस तरह से फैसलाबाद को अटेंशन नहीं मिल पाई। अब्दुर्रहमान, जहाँ पर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, करंटली हम बल्दियात के हवाले से कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या फैसलाबाद शहर को फाइनली प्रायोरिटाइज किया जाए? थैंक यू फातिमा। देखिए, पूरी दुनिया में बल्दियात के हवाले से एक बड़ा अहम काम किया जाता है कि उसमें पार्टियों को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाता, पब्लिक को किया जाता, और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती है वो बल्दियात के ज़रिए हो रही होती है। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो भी MPMA बनता है तो वो सबसे पहले जो लोगों के गठों के ढक्कन है वो लगाने की ड्यूटी खुद लेता है। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं, उसकी वो ज़िम्मेदारी लेता है, हालांकि उसका काम लेजिस्लेशन करना है। PMA का काम होता है कि असम्बली में जो बिल्स पास करे, लोगों के जो मसाइल हायर लेवल के वो हल करे, लेजिस्लेशन करे, और अनफॉर्चुनेटली इसमें वो ज़ीरो होता है। देखिए, फैसलाबाद के जो MPMA है उसमें बहुत कम होते हैं जिनकी असम्बली में पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी पॉजिटिव हो या जो बड़ी प्लस में हो। बहुत ज़्यादा तो गैर हाज़िर होते हैं, जाते नहीं हैं। अगर चले जाएँ तो उधर जाके जो है वो चुप करके बैठे रहते हैं, जिनको हम बैक बेंचर्स कहते हैं, कि कोई भी स्पीच नहीं है, कोई उनका आउटपुट नहीं है, कोई पार्टी जिस पार्टी के वो टिकट पर मुंतखब हुए हैं उसके लिए भी वो कोई बात नहीं करते। कोई भी बिल आ जाता है तो उसके लिए बस वो हाथ खड़ा कर देते हैं, ये उनकी पार्टिसिपेशन। हाँ, उनकी ये कोशिश होती है कि तबादले करवा लिए जाएँ, अपनी जो है वो जॉब्स लगवा ली जाएँ अपने बंदों की, अपने हल्के के, और जो हल्के की डेवलपमेंट है वो पैसे उनके ज़रिए लगें, बस वो ये कोशिश करते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसी वजह से MPMA सबसे बड़े मुखालिफ होते हैं कि कोई मेयर, डिप्टी मेयर या चेयरमैनों के जो डेरे आबाद होंगे तो फिर जो उनके डेरे वीरान होंगे, वो चाहते हैं कि तमाम लोग, चाहे उनका मामूली सा काम हो, मामूली सा भी इशू हो, तो वो उनके पास हाज़िर हों, उनसे वो रिक्वेस्ट करें, फिर वो महकमे को कहें, वो काम हो। ये खुद से ख़िलाफ़ है बल्दियात के। अच्छा अब्दुर्रहमान, क्या बल्दियात को फाइनली जिस तरह से एक्टिव नहीं रहा पिछले कुछ सालों में, क्या अब इस गवर्नमेंट के दौरानिए में हमें एक्टिव नज़र आएगा बल्दियात? देखिए, ये हुकूमत भी वैसी ही है जैसी बाकी हुकूमतें हैं, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल इनको एक्टिव नहीं किया, तो माजी में नून लीग की हुकूमत ने भी 2008 में हुकूमत ली है, तो उसके बाद 2018 तक पंजाब हुकूमत रही है, तो 2015 में जाके इंतखाबात करवाए और 17 में ने एक्टिव किया है, यानी कि उन्होंने भी वो अपना पूरा टेनोर लगा दिया कि ये ना एक्टिव हूँ। तो ये बड़ा मसला है। देखिए, खुद से जब ये इक़्तिदार में जाते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से डिप्टी कमिश्नर्स को, DCs को मजबूत करते हैं, सारे इख्तियारात उन्हें दे देते हैं, पंजाब हुकूमत यूज़ करती है, और जिनके एक्चुअली वो इख्तियारात बनते हैं, डेवलपमेंट के पैसे बनते हैं, उन्हें महरूम किया होता है। और जो चेयरमैन, जो मेयर है, वो अपने पूरे शहर की दस्तरस में होता है, कोई भी उनका जो है वो दरवाज़ा खटखटा सकता है, लेकिन MPMA तो किसी को मिलते भी नहीं है। तो ये मुझे इनसे कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं है, मौजूदा हुकूमत से भी। ये भी है तो मतलब सिविल हुकूमत ही, लेकिन जो अपने अमल में, अपने तर्ज़ हुकूमत में, ये भी जो डिक्टेटरशिप है वही पसंद करती है। बिल्कुल, हमारे साथ यूसुफ साहब भी मौजूद हैं। आप शायद बहुत बेहतर तरीके से इस पर कमेंट कर सकते होंगे कि बल्दियात इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है, और आपके एक्सपीरियंस में जो पिछला कुछ अरसा रहा है और अब जो वक्त है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस आपको नज़र आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन करवाए थे, फिर हम 2017 में जाके हमें एक्टिव किया गया, फिर 18 में जब ये PTI की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने हमें
मुअत्तल कर दिया। हमने जो 1 साल का हमें सवा साल का अरसा मिला उसमें पूरी तरह हमने फैसलाबाद शहर को जो मसाइल थे फैसलाबाद शहर के उसको बड़े प्रॉपर तरीके से हमने हल किया और उसके ऊपर वर्किंग की और मेहनत करके दिखाया। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने हमें मुअत्तल कर दिया। फिर हमारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फिर इदारों को बहाल किया, 1 महीने का भी टाइम नहीं था। तो ये है कि अब हमने दोबारा इसके ऊपर कि बल्दियात को बहाल किया जाए, जो हमारा टाइम ज़ाया किया उसको हमें दिया जाए। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत इसके हमें इस पर इंसाफ देगी और हमारे अदारे बहाल होंगे। उसकी एक रीज़न और भी है बहाल होने की कि अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, पीटीआई की गवर्नमेंट, उन्होंने नारे लगाए थे कि जी हम आएंगे, हम जो लोकल लेवल पे इख्तियारात देंगे, लेकिन उन्होंने लोकल लेवल पे इख्तियारात देने की बजाय भी इख्तियारात उन्होंने छीन लिए। अच्छा, आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न था इस मूव के पीछे, कोई स्ट्रैटेजी थी? उनकी यही थी कि ये नून लीग के सारे, क्योंकि पंजाब में हम जो ज़्यादा अक्सरियत में तकरीबन 32 ज़िला में 34 में से नून लीग की गवर्नमेंट थी लोकल, तो उनका था कि हम इनको ख़त्म करें। और जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने बताया कि हम एडमिनिस्ट्रेटर या जो चीज़ें ऐसी ये गवर्नमेंटें करती हैं कि डीसी के थ्रू ऐसे काम करवा के तो चीज़ों को इनको ख़त्म किया जाए ताकि नून लीग मजबूत न हो। हालांकि इसमें लोकल जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें इतना सियासी मामला का अमल दखल नहीं होता, ये लोकल लेवल के छोटे मसाइल, मोहल्ला गली के मसाइल होते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये जब गवर्नमेंट आ भी गई पीटीआई की, तो उन्होंने कानून साजी करने में कहा जी हम करेंगे, वो भी इन्होंने की। सिर्फ एक्ट इन्होंने एक पास किया जिसके ऊपर अब बल्दियाती इलेक्शन तो अभी भी नहीं हो सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अदालत बल्दियात को बहाल करे। जब ये गवर्नमेंट अब वाली नून लीग की गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी कानून साजी करके इसको बाकायदा कानून का हिस्सा बनाए और पंजाब असम्बली से इसको पास करे, ताकि आइंदा भी कोई आने वाली गवर्नमेंट कोई भी हो ऐसी शब खून ना मार सके, इन अदारों को तोड़ ना सके। और नए इलेक्शन के लिए कानून साजी बहुत ज़रूरी है, इसको फौरी होना चाहिए। और अदलिया को जो अदारे हैं अगर इसको नीचे लेवल पे लेके आना है, हर शहर का फ़ायदा, फैसलाबाद सिटी अकेला नहीं है, पूरे पंजाब का इसमें फ़ायदा है अगर कि ये अदारे बहाल कर दिए जाए, ताकि वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपना टेनोर भी पूरा करें और लोगों की खिदमत करें। अब्दुर्रहमान, जो करंट सिचुएशन आपको नज़र आती है उसमें क्या बल्दियात को एक्टिव करने के बारे में सोचा जा रहा है करंट गवर्नमेंट की तरफ से? फातिमा, देखिए इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है कि 2017 में बने हैं, 18 में दोबारा मुअत्तल हो गए हैं। उसके बाद जो है अदालत ने आर्डर्स किए कि इनको बहाल किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानब से बहुत लेट बहाल किया गया, तो इनका टाइम पेंडिंग पड़ा हुआ। देखिए अदालत में अगर ये जाते हैं और पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर इन्हें जो टाइम देना बनता है कि जो इनका टाइम ज़ाया हुआ है 2 से 2.5 साल, वो इन्हें दे दिए जाएँ और उसमें जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो ये करवा सकें, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास, ज़िला कौंसिल के पास काफ़ी ह्यूज फंड्स पड़े हुए हैं। तो वो अगर ये एक्टिव होते हैं तो शहर के काफ़ी मसाइल जो ग्रास रूट लेवल के, जिसमें सड़कों की मामूली डेवलपमेंट होती है, तोड़ फोड़ की, पैच वर्क होता है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, जिसमें वाटर सीवरेज स्कीमें हैं, तो काफ़ी मसले जो है वो ये हल कर सकते हैं। तो इससे जो हुकूमत का वो भी अच्छा इमेज आएगा और इनके पैसे भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे, इनके जो इनकी कोर है वो बड़ी मजबूत होगी। और ये है भी 30 से ज़ायद अजला के शेख साहब ने कहा कि नून लीग बैठी हुई है, फैसलाबाद में भी ज़िला कौंसिल में, कॉरपोरेशन में नून लीग है, तो इनके ज़रिए पैसे लगवाने से इनकी जो है वो हिम्मत भी बढ़ेगी और ये आम इंतखाबात में बड़ा फ़ायदा देंगे। 2018 में जो इंतखाबात में नून लीग ने पंजाब में वोट ज़्यादा लिए तो उसमें बलदियाती नुमाइंदगान का बड़ा अमल दखल था। अब अगर 2023 में इंतखाबात होते हैं और ये बलदियाती नुमाइंदगान एक्टिव होते हैं तो इसका फ़ायदा नून लीग को होगा कि ये दोबारा से जो है वो जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये इनके जो विनिंग हॉर्सेस हैं या इनके जो बड़े हमायती हैं, इनको साथ रखना चाहिए। ऐसा ग्रुप है, इसको हटाना नहीं चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए या फिर नए इंतखाबात अनाउंस करवा देने चाहिए ताकि नए लोग नया मैंडेट लेके आएँ। इस तरह से अगर हुकूमत साल निकालना चाहती है तो ये बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ मिलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है। एंड यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं चाहूँगी अब्दुर्रहमान आप ही कमेंट करें, लेकिन उससे पहले मैं यूसुफ साहब से ज़रूर पूछना चाहती हूँ
जब भी हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स की, तो उसका मतलब यही है बल्दियात से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड वो मसाइल हल करना। जैसा अब्दुर्रहमान आपने कहा कि सबसे पहला काम जो आगे करते हैं वो उनके जो घर के बाहर के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। वो मसाइल जो कि उनको अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सपीरियंस करने पड़े होते हैं और अपनी लिविंग एनवायरनमेंट में जो उनको सफ़र करने पड़े होते हैं। कितना ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो ग्रास रूट लेवल पर जो मसाइल हैं, ग्रास रूट पॉलिटिक्स को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाकर सकें। जी जी, इंतहाई ज़रूरी है। पार्टियों के अलावा भी मैं तो ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, आपको नए पॉलिटिशियन मिलते हैं, नई एक लॉट आती है जो कि आपको बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। यंग जनरेशन आती है इसमें। जब हम इस पे जाएंगे ग्रास रूट लेवल पे, तो तभी हमें जो यंग जनरेशन मिलेगी जो आगे मुल्क को लेके नौजवान जाए। जी जी नस्ल के जी, हवाले से आप बात जी करें, जी। अब्दुर्रहमान आप अग्री करेंगे इससे कितना ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स किसी भी पार्टी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना? देखिए, ये तो इतनी ही ज़रूरी है जितने ज़रूरी इंतखाबात हैं, जितनी ज़रूरी कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, इतनी ही ज़रूरी लोकल बॉडीज़ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके बारे में लिखा हुआ कि इनके इंतखाबात बर वक्त होंगे, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और जब भी असम्बली ये अपनी लोकल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नई लोकल बॉडीज़ का क़याम अमल में लाया जाएगा और तब तक यही लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में और स्पेशली पिछली हुकूमत ने जो बार बार इन पर शब खून मारा, इनके साथ ज़्यादतियाँ की, इनके साथ जो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ करते हुए दोबारा से डिप्टी कमिश्नर को मजबूत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, तो ये बसरीहन जो कानून की भी खिलाफ वर्जी थी, बलदियाती नुमाइंदगान पर अदम एतमाद भी था और सियासत में एक तरह से जो पोलराइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई पीटीआई हुकूमत की जानब से, उसका भी खुमियाजा था कि चाहे अवाम के मसाइल जो है वो बढ़ते रहें, लेकिन जो अपनी पार्टी मजबूत रहे। और मुखालिफ पार्टी मजबूत ना हो, बेशक वो अवाम के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती हो। तो ये हमारा बड़ा मसला है कि मेरिट की बजाय हम जो है वो अपनी ही पार्टी को मजबूत करने लगते हैं और जो मुखालिफ लोग हैं उन्हें बिल्कुल ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं, मुल्क दुश्मन समझ लेते हैं, इल्ज़ामात की जो है वो एक बहुतात लगा देते हैं। तो उसी का नतीजा ये निकला कि लोकल बॉडीज़ में लोगों ने सफ़र किया, मसाइल का सामना रहा। इवन के बहुत थोड़े काम होते हैं जिसमें पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट होते हैं, वो भी लोगों के जो है वो आसानी से नहीं बन पा रहे। यूसीज़ थी, फिर उनके फील्ड ऑफिस बना दिए गए, फिर यूसीज़ बना दी गई, तो बहुत सारे जो यूसीज़ चार चार एक जगह पर इकट्ठी हो गई। ये तो हमारे लोग तो मोहल्ले में यूनियन कौंसल हो तो वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो इतनी दूर यूसीज़ भिजवा दी गई नाअहली का मुजाहरा करते हुए कि बहुत सारे लोगों के जो सर्टिफिकेट रह गए, फिर वो अदालतों का रुख करते हैं या उन्हें डबल पैसे देना पड़ते हैं। तो ये एक तरह से जो यहाँ पर लिटिगेशन है वो भी बढ़ती है। तो ये हुकूमतों को ऐसे इकदाम कम करने चाहिए, डिपार्टमेंट्स मजबूत करने चाहिए ताकि जो बग़ैर वजह के कानूनी मुकदमात है उनका सामना ना करना पड़े और जो उनके लीगल एडवाइज़र्स हैं उनकी सतह पर ही मामलात हल हो जाएँ। अच्छा अब्दुर्रहमान, कुछ अर्सा पहले पीटीआई की तरफ से एक लेजिस्लेशन इफ़ आई रिमेंबर जो कि लोकल ऑर्डिनेंस, लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस के नाम से पास की गई थी कुछ अर्सा पहले ही, उसके हिसाब से कोशिश की जा रही थी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि इंडिपेंडेंट कर दिया जाए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को और वो स्पेशली फंडिंग के लिहाज से फाइनेंशियल मींस अपने खुद जनरेट करें। क्या वो करंटली भी एग्जिस्ट करती है और क्या इस नए गवर्नमेंट के दौरानिए में भी वो एप्लीकेबल होगी? फातिमा, देखिए, पीटीआई हुकूमत ने जैसे इमरान खान के वादे रहे हैं नौकरियों के, घरों के, वैसा ही एक वादा था कि लोकल बॉडीज़ को बढ़ाया जाएगा। एक एक्ट भी पास करवा लिया गया असम्बली से, फिर उसके बाद इंतखाबात नहीं करवाए गए, फिर जो है पुरानी लोकल बॉडीज़ अदालत ने बहाल की तो उनके खिलाफ जाके उनको ख़त्म करके फिर एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया 2021 के नाम से। पहले 2019 के नाम से था, फिर 2021 के नाम से, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन से मुसलसल भागते रहे हैं, डर था कि वो हार ना जाएं या कोई डर था। लेकिन ये एक्ट तो खूबसूरत बना लिए, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते अपनी हकीकी रूह के मुताबिक तो बहुत सारे मसाइल जो है गली मोहल्लों के वो मोहल्लों में हल हो जाते और उसके लिए लोगों को बार बार महकमों का रुख ना करना पड़ता, MPA MNS के डेरों पर ना जाना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से वो दूसरा एक्ट पास नहीं करवाया गया और गवर्नर के जो है वो आर्डीनेंस जारी हुआ था, वो अभी तक आर्डीनेंस ही पड़ा हुआ है। उसको मौजूदा हुकूमत भी पास नहीं करवाना चाहती क्योंकि ये अपना एक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा मसला है कि मिसाक जमहूरियत के बाद हमें जो है वो मिसाक बल्दियात भी करना चाहिए कि जो भी बल्दियात हो उसको कबूल करें, उसको फंड्स करें, फंडिंग करें और जो भी लोगों के मसाइल ग्रास रूट लेवल के
उनके लिए उन्हें बाकायदा फंडिंग करे और उसके लिए बार बार जो है वो पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े और बार बार इन्हें अदालतों का रुख ना करना पड़े, जिसकी वजह से टाइम भी ज़ाया होता है, इनके पैसे भी ज़ाया होते हैं और फिर जो है लोगों की हौसला शिकनी भी होती है कि आने वाले वक्त में बल्दियात का हिस्सा भी कोई नहीं बनेगा। बिल्कुल, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, स्पेशली बल्दियात को लेकर क्या आगे एक्सपेक्टेशंस आपकी होनी चाहिए, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, एक आम पाकिस्तानी शहरी की बल्दियात से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बल्दियात के हवाले से और अपने उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बल्दियात किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स के हवाले से, ग्रास रूट पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से, और जो आवाम की डेली लाइफ के मसाइल होते हैं, जो उनकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मसाइल होते हैं, उनको हल करने में बल्दियात का बहुत किरदार होता है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे के अंदर बल्दियात एक्टिव नहीं हो सके हैं, और आगे चलते हुए किस तरह से चीज़ें चलेंगी और क्या अब ये नई गवर्नमेंट एक नया सिस्टम भी लेकर आएगी, एक नई रवायत भी लेके आएगी जिसमें बल्दियात को हम एक्टिव होते हुए देखेंगे। चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ और आगे इस डिस्कशन को लेकर चलते हैं। यूसुफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बल्दियात अगर इस पॉइंट पे एक्टिव किया जाता है दोबारा से, किस तरह से चीज़ें लेकर चलेंगे और क्या एक्शन प्लान होगा? जी, इसके ऊपर जब हम पहले भी आए थे तो फैसलाबाद के कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसमें ये ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला था, इंक्रोचमेंट के मामला थे, नजायज़ तजावज़ात थी और रोड्स टूटे हुए थे, सीवरेज के महल्ले के जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, पार्क का कोई वजूद नहीं थे, वो भी सारे डैमेज कर दिए गए थे। तो हमने उनको भी बड़ा तेज़ी के साथ हमने उसके ऊपर सारे काम किए थे। अगर हमें अब भी मौका मिलता तो जो हमारी तरजीहात वही हैं कि हम जो लोकल, जो छोटे लेवल के मसाइल हैं जो कि लोकल सतह पे हल हो सकते हैं, उनको प्रायोरिटी पे हल करें। जो लोगों का महल्ले के मसाइल हैं, जैसे कोई रोड्स के मसाइल हैं, सीवरेज के हैं, स्ट्रीट लाइट्स के हैं, और ये उसके अलावा पार्क्स जो उनको ग्रीन किया जाए, उनके अंदर प्लांटेशन की जाए, ताकि जो हमारा बुज़ुर्ग बहनें भाई सब लोग जो सैर के लिए, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, पार्क्स नहीं है, जो हैं भी उनका बुरा हाल है। तो इनको सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और बल्दियाती इदारे बहाल होते हैं तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी तवज्जो के साथ इन मामलात के ऊपर हम करेंगे। सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, बहुत बड़ा फैसलाबाद का जो पानी का मसला है, जो पिछले टनौर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पानी के जो लगाए थे, जो प्लांट्स फ्रांस से जो उनके साथ मिलके, तो उनको उनके ऊपर थोड़ा सा काम रहता है। अगर उनको कर लिया जाए तो जो हेपेटाइटिस के मसले हैं, ये पानी से जो पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो उनको हल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल किया जाए और आइंदा के लिए भी जो हम चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा मिलके भी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कानून साजी करके नए इंतखाबात के लिए जो राह हमवार की जाए, ताकि आइंदा नए इंतखाबात भी करवाए जाएँ बल्दियाती, जिसके ऊपर नया टैलेंट भी सामने आए, ताकि नए चेहरे हैं आके अपना हर जो अपने शहर के लिए, मुल्क के लिए खिदमत करना चाहता है वो आगे आए। अब्दुल रहमान, जहाँ पर हम फंडिंग की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो अगला 1.5 साल, इवन दो आई थिंक बड़ा मुश्किल होगा 1.5 साल के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि करंट गवर्नमेंट फेस करी, उन सब के साथ फंडिंग के हवाले से भी कुछ करवाना, वो लगता है बल्दियात में कोई इंप्रूवमेंट आएगी फंडिंग के हवाले से? देखिए, जैसे कि आपने कहा हुकूमत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए सर्वाइव करना है। जिस तरह से यहाँ पर इमरान खान सब धरने दे रहे हैं, जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं और ये कॉल्स दे रहे हैं कि नए इंतखाबात करवाया जाएँ, तो अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जनरल इंतखाबात से बचते हुए कैसे 1 साल पूरा करना है, क्योंकि असूली तौर पर तो ये अगस्त 2023 के लिए असम्बली बनी हुई है, तो फिर उसके बाद 3 माह बाद इंतखाबात होंगे। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इंतखाबात हो सकते हैं 2023 में। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर जिस तरह से डॉलर्स की कीमत बढ़ रही है, डॉलर काबू नहीं आ रहा, रुपया जो है वो हमारा पस्ती की जानब जा रहा है, हमारी जो इम्पोर्ट है उसका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपोर्ट का जो है वो कम होता जा रहा है। जो इमरान खान की जानब से पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसमें शिफ्ट आ रहा है।
काटन जो है वो नायाब हो गई है, बिजली बड़ी महंगी हो गई है। फ्यूल के हवाले से IMF की जो ताज़ा उन्होंने डील से कहा कि तब डील होगी अगर फ्यूल प्राइस बढ़ाएंगे, तो ये कम से कम 50 रुपये जो है वो पेट्रोल के बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। इसमें हुकूमत के लिए समझ लें कि सबसे बड़ा चैलेंज सर्वाइव करना है, कैसे सर्वाइव करना है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि हमजा शहबाज का मसला बना हुआ है कि उनके पास जो मेजोरिटी नहीं रही, 25 लोग जिन्होंने उन्हें वोट डाला था वो तमाम नाअहल हो गए। उनके इंतखाबात भी अनाउंस कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, ये 17 जुलाई को इंतखाबात होंगे। तो अब अगर तो 17 जुलाई तक ये निकाल लेते हैं टाइम ज़िमनी इंतखाबात, तो उसमें भी नून लीग की और पाकिस्तान तहरीक यानी कि इंसाफ की जो पॉपुलरिटी सामने आ जाएगी। इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है अभी भी, एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, चाहे वो बल्दियात की बात करें, चाहे वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स के हवाले से या फिर नेशनल पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स के स्टेबिलिटी कहीं भी नज़र नहीं आती, कहीं भी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। एक दिन कोई है तो अगले दिन कुछ और बदलते हुए हालात नज़र आते हैं। इस तरह की सूरत हाल में ऑफ कोर्स अवाम के जो मसाइल हैं वो बैक सीट पर चले जाते हैं। अब्दुर्रहमान अग्री करेंगे इस बात से कि अवाम के मसाइल फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, ये तो मतलब हुकूमत जब बचाने का जदोजहद हो, स्पेशली ये 2022 जब से शुरू हुआ है, धरने शुरू हो गए, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ गई, एहतजाज शुरू हो गए, फिर वापस उन्होंने वही कुछ कर रहे हैं। तो ये 5 महीनों में तो कुछ नहीं हुआ। एंड स्पेशली बिल्कुल आपने सही किया, 2022 में आई डोंट थिंक कि हमें कोई सिग्निफिकेंट तो दूर की बात है, कोई स्मॉल भी आई डोंट थिंक हमें एफर्ट या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। यूसुफ साहब अग्री करेंगे इस बात से? जी ऐसे ही है जी। देखें, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए, खुसूसन पाकिस्तान की अवाम को सोचना चाहिए कि हमारे सियासतदानों का किरदार क्या है, वो कहते क्या हैं, करते क्या हैं। इस चीज़ के ऊपर हमारी अवाम सोच के अगर आइंदा इलेक्शन में वोट डाले तो मेरा ख्याल है ये आइंदा आने वाले 1-2 इलेक्शंस में जो है ना जी, बड़ा गंद साफ हो जाएगा और जो अच्छे लोग हैं वो फिर आगे आ जाएंगे। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। और अवाम को सोचना चाहिए कि जो हमारा लीडर है, अगर वो कहता कुछ है, करता कुछ है, तो वो पाकिस्तान की कौम का लीडर नहीं हो सकता, पाकिस्तान का लीडर वो नहीं हो सकता। जो वो कहे वो करे, ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये सारी चीज़ें देखें, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही है, हमने ये नहीं हुआ कि आज इमरान साहब ने हलफ लिया और अगले दिन हम सड़कों पे निकल आए। उनको पूरा टाइम दिया, कोई हमने धरना नहीं दिया इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। एंड पे आके हमने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन वो कोई ऐसा डरने वाला काम नहीं था, वो भी इसको 3.5 साल देने के बाद। तो अब इसने क्या किया कि हमारी गवर्नमेंट बनी है, वेरी नेक्स्ट डे ये रोडों पे आ गया। क्या एक दिन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहा है कि इंस्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी किसी और को देखकर या मौका नहीं देना चाह रहा। अब्दुर्रहमान, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, बल्दियात के हवाले से आपने कुछ फैक्ट्स पर रोशनी डाली, जहां पर पहले भी इनएक्टिव रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 2017 में कहीं एक प्लेटफॉर्म मिला, एक चांस दिया गया, जो कि 2018 में दोबारा से एक दफ़ा ख़त्म हो गया और उसके बाद से अब तक बात वहीं पर रुकी हुई है और वहां से आगे नहीं चल पाई। बल्दियात के साथ 2008 के बाद से क्यों एक्टिव नहीं किया गया, क्यों एक्शन नहीं लिया गया इस हवाले से? एंड स्पेशली क्योंकि हम फैसलाबाद पर हमेशा अपना फोकस रखते हैं। अब्दुर्रहमान, आई थिंक आप अग्री करेंगे ना, आपको शायद मेरे से बहुत ज़्यादा इस बारे में नॉलेज भी होगी, आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है पिछले 10 साल में फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट में। देखिए, ये एक अपनी बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है। पाकिस्तान का ये मसला है कि जब भी मार्शल लॉ होता है तो उसमें जो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है वो भी होती है और उसके अलावा जो बल्दियात है वो भी मजबूत होते हैं। जब भी सिविल हुकूमत आती है तो पॉलिसीज़ की जो कंटिन्यूटी है वो नहीं होती, हर बंदा अपनी पॉलिसी दे रहा है और बदल रहा है, और फिर जो बल्दियात है वो भी मजबूत नहीं होते या बिल्कुल ही नहीं होते। जो ही परवेज़ मुशर्रफ का 2008 में जो बल्दियात उनके ख़त्म हुए उनके साथ ही, तो उसके बाद हुकूमत ने कम से कम 6-7 साल निकाले हैं नए इंतखाबात करवाने में। इसी तरह से वो अदालतों में चले गए, हुकूमत तख़ीर का सामना करती रही और जब सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया, फिर जाके कमज़ोर और लूला लंगड़ा सा जो निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया। 2015 में उसके इंतखाबात हुए और 2017 में जो है वो उन्हें इख्तियारात सौंपे गए और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। तो आपकी ये दुरुस्त निशानदेही है कि 2008 से लेके जो अभी 2022 तक जो तकरीबन 14 साल बीत चुके हैं, तो उसमें लोकल बॉडीज़ ने, आप कह सकती हैं कि कुछ भी नहीं किया, मासवाए कोई मामूली एक आध साल में अगर कुछ किया हो।
उससे कबल जो बल्दियात थी वो लोगों के बड़े काम कर रही थी, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी, बड़ी रोड्स बन रही थी, गाँव देहात में जो है वो पानी के मंसूबे लग रहे थे, सोलंग्स नालियाँ लग रही थी, कब्रस्तानों की 4 दीवारियाँ भी हुई हैं। तो ये एक बड़ा काम डेवलपमेंट जो है वो लोकल बॉडीज़ की जानब से की गई है। लेकिन ये मौजूदा जो बल्दियात का निज़ाम है ये बड़ा कमज़ोर निज़ाम है, इसमें इनको एम्पावर नहीं किया गया, बल्कि जो MPMNs हैं उन्हें ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम डिफरेंट और कुछ चीज़ों को हाईलाइट करें बल्दियात के हवाले से, स्पेशली कुछ अरसे के अंदर बल्दियात में क्या होता रहा है और क्यों हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं, इस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्पेशली बल्दियात के हवाले से बात कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, और क्यों बार बार आवाम के मसाइल, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पर जो इश्यूज़ आवाम को फेस करने पड़ते हैं वो हल नहीं होते। अगर मैं बात करूँ कुछ डिफरेंट अदर सिटीज़ की, तो आई डू बिलीव कि वहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से बहुत इम्प्रूवमेंट रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड नेटवर्क्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं, बेहतर हुई हैं, ग्रो हुई हैं। विदाउट अ डाउट फैसलाबाद शहर में भी कुछ चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव हुई हैं। अगर हम 10 साल पहले का फैसलाबाद देखते हैं और आज का फैसलाबाद देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है इन दो वक्त में हमारे शहर की। लेकिन क्या उस लेवल पर, उस रेट पर हम आगे बढ़ पाए हैं जिस तरह से हमें ज़रूरत थी? क्या हमें निगलेक्ट किया गया या हमारे इश्यूज़ को निगलेक्ट किया गया? तो आई डू थिंक कि हमारे इश्यूज़ को निगलेक्ट किया गया है, और उसमें एक बहुत मेजर रीज़न बल्दियात का एक्टिव ना होना है। जब आपको एक मेजर 10 से ज़्यादा साल के पीरियड में 1 साल बल्दियात एक्टिव मिल रहा है, तो किस तरह से आपके जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमने फंडिंग के हवाले से भी बातचीत की, और डिफरेंट इश्यूज़ जो कि बल्दियात में एग्जिस्ट करते हैं उनको भी हमने काउंटर किया। अब्दुर्रहमान, आज यहाँ से आगे किस साइड पे जो नज़र आते हैं? जिस तरह से आपने बात की कि अभी तो गवर्नमेंट खुद स्टेबलाइज नहीं हो सकी, तो आगे चलते हुए बल्दियात की तरफ बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो आ सकेंगे। लेकिन अगर बल्दियात की तरफ आना एक ऑप्शन नहीं है या नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर क्या रास्ते बचते हैं? किस तरह से आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा? इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जैसे इमरान खान बड़ी जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ बड़ी जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि 2 से 3 माह में इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे इस बजट के फौरी बाद। आपको लग रहा है कि ये एक चल रहा है। ठीक? जबकि दूसरा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये हुकूमत जो है वो ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, 2023 के अगस्त तक चलेगी। मुश्किल फ़ैसले अभी लेने हैं इन्होंने, जो IMF ने कहा है कि ये फ्यूल भी बढ़ा देंगे यकम को। उसके अलावा जो है वो दूसरी चीज़ें जितनी भी बिजली पे सब्सिडी है वो ख़त्म की जाएगी। फिर डॉलर को 175 पे लाना मुमकिन होगा, और यूँ जो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा। और फिर उसके अलावा जो हमारी महंगाई है वो 20 से 30% तक कम होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम दूसरी तमाम मद से पैसे निकाल के फ्यूल पे देते रहें। पेट्रोल, डीज़ल, ये तमाम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो गरीब लोग हैं, एक जो है ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो फिर उनको कितना रिलीफ दिया जा सकता है ना? या तो इसमें टारगेटेड सब्सिडी हो कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्हें 150 रुपये मिले और जो बाकी हैं उन्हें महंगा मिले, तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये है 2-3 माह से ज़्यादा नहीं हम निकाल सकते। डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, और जो डिफ़ॉल्ट होना है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता इकानमी के लिए। ये जब से हुकूमत आई है स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल डाउन जा रही है, रुपया मुसलसल डाउन जा रहा है, उसकी वजह डिसीजन ना लेना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब से बने हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। जब भी उन्हें कोई हिदायत लेनी हो, UK में जाके बड़े भाई से हिदायत लेते हैं या अपने दोस्तों से लेते हैं जो इन्हें हुकूमत में लेके आए हैं, और साथ में उनकी ये ख्वाहिश है कि जब ये फ्यूल की कीमतें बढ़ानी है तो ये कौमी सलामती कमेटी बढ़ाए, यानी कि उसमें जो है वो आर्मी भी बैठी हो, उसमें अपोजिशन भी बैठी हो, तमाम लोग मिल के फ़ैसले करें ताकि अकेला जो बोझ है वो मुस्लिम लीग नून पे ना आए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, लेकिन उसमें जो तमाम तनकीद का सामना वो मियां शहबाज शरीफ को करना पड़ेगा। उससे वो गुरेज़ बरत रहे हैं, और उस गुरेज़ की वजह से जो मुल्की मईशत है उसका भट्टा और बैठ गया है। बहुत ज़्यादा इसका इशू बन सकता है अगर फ़ौरन कुछ मेजर डिसीजंस नहीं लिए जाते। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। महंगाई थोड़ी करनी पड़ेगी, चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, फिर ही जो हमारी मईशत बेहतर होगी, फिर ही जो ग्रोथ रेट है वो बेहतर होगी। जब अब्दुर्रहमान, यहाँ पर एक सवाल जो कि मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इमरान खान और PTI की गवर्नमेंट, अगर अब आप एनालाइज करें, आज देखें उस टाइम पीरियड पे, तो क्या वो अपने अटेम्प्ट्स में सही डायरेक्शन में जा रहे थे?
अगर जो जब इन्हें ख़त्म किया गया तो तब से पहले जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी तकर्रीज़ का मसला था, कुछ ऐसी जो यहाँ पर उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी कानून में, इस्लाहात का मसला था, जिनकी वजह से अपोजिशन को डरा कर यहाँ पर लाया गया कि अगर वो मखसूस एक अदारे की तकर्री हो गई तो ये इनके जो है वो मुखालफ सम्मत में जाएगी, या जो अभी इस्लाहात की जा रही हैं कि जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है 90 लाख वोट डालेंगी तो ये इनके मुखालफ जाएगा, या ईवीएम मशीनें जाएंगी। इनकी वजह से इन्होंने ये जो है वो मक्खियों के छत्ते में जो है वो हाथ डाला, और उसकी वजह से जो नून लीग है वो खासी डैमेज हो रही है। आप अग्री करेंगे अब्दुर्रहमान की बात से, डिसएग्री कर? मैं डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर वजाहत करना चाहता हूँ कि देखें, अगर वो सही सिमत में जाते होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो आज हालात हैं। ये एक दिन में ख़राब नहीं होते। अब 3.25 साल उन्होंने गवर्नमेंट किया, शहबाज शरीफ साहब आगे 8 दिन में तो उन्होंने हालात ख़राब नहीं कर दिए ना पाकिस्तान के। ये सारा कुछ आपको पता है, जो महंगाई, जो उन्होंने वादे किए थे नौकरियों के, घर बना के देने के, महंगाई कम करने का, एक भी वादा वो अपना पूरा नहीं कर सके। वो जब उन्होंने और संभाला, वेरी फर्स्ट डे से उनका एक ही काम था, एक ही उनकी सोच थी, इंतकाम, एहतसाब नहीं। जो एहतसाब के नाम पे सिर्फ इंतकाम ही सियासत की है। आपके ख्याल में इंतकाम किस तरह से आपके ख्याल? देखें ना जी, हर बंदे को इन्होंने पकड़ा है नाजायज़, कोई किसी के ऊपर चार्ज नहीं है। फैसलाबाद की आप मिसाल ले लें, राना सनाउल्लाह खान साहब के ऊपर हीरोइन डाल दी गई। ऐसी चीज़ें जो वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही हैं कि ये सारा कुछ इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, इंतकाम लेने के लिए। अगर पाकिस्तान का पीटीआई सोचती तो ये इंतकामी सियासत ना करती, सही तरीके से एहतसाब जैसे होना चाहिए, पहले आप किसी के ख़िलाफ़ सबूत लाएँ, प्रूफ लाएँ, फिर उसको पकड़ें। ये नहीं है कि आप बंदा पकड़ लें, उसको नायब की हुकूमत खाने में डाल दें और बाद में आप कहें जी निकला कुछ नहीं है, और उसके बाद एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इसके ऊपर निकाल दे कि जी इसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए इसको निकाल दिया जाए। तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। तो उसके अलावा जो इलेक्शंस के बारे में आप बात अभी कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं करता फौरी इलेक्शन। जो इसके ऊपर अगर हकीकत को सामने रख कर सोचा जाए, आज अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो बुरी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, फिर इलेक्शंस के मामला चल जाएंगे। तो ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता अबूरी गवर्नमेंट जाके IMF या पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसको नहीं चला सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सेटअप बना है इसको कंटिन्यू किया जाए। इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी चाहता हूँ, तो फिर वो असम्बली में आए, उधर आके आप बताएं कि ये गवर्नमेंट ऐसे ये गलत कर रही है, ऐसे होना चाहिए। सड़कों पे आके पाकिस्तान का कारोबार तरक्की का पिया जाम कर देने से ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ना ही इसमें फौरी इलेक्शन में कोई इसका हल है। फौरी इलेक्शन में जाने में हमें कोई घबराहट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये अभी जो 17 जुलाई को, क्योंकि मैं ये ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम अपने डिस्कशन को जो टॉपिक आज के लिए है उसके ऊपर रखें। इसी वजह से हम सर्टेन इश्यूज जो हैं, जो कि मुझे पता है कि बहुत प्रिवेलेंट हैं इस टाइम पे और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज हमें अपना जो आज का टॉपिक है जो कि बल्दियात के हवाले से हम उसके साथ स्टिक करना चाह रहे हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फैसलाबाद के इशूज़ पर रहें, और क्योंकि ये एक नेशनल इशू है, इसे हम वापस फैसलाबाद की तरफ और बड़ी हमारी आई थिंक आज की जो गुफ्तगू है उसमें बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ के बारे में हम बात कर पाए और काउंटर कर पाए। अगर आप जाने से पहले फैसलाबाद के बल्दियात के हवाले से कुछ कहना चाहें? देखिए जी, मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि हमारी अदलिया को चाहिए कि बल्दियाती इदारे बहाल कर दे। उसकी रीज़न सबसे मैंने पहले भी बताई है कि अभी इलेक्शन बल्दियात के नहीं हो सकते, क्योंकि उसके ऊपर कानून बनने की ज़रूरत, अभी कानून साजी होनी है। तो वो जो अभी बेशक इसको कंडीशनली कोर्ट बहाल कर दे कि आने वाले इलेक्शन तक ये अदारे काम करें, ये 6 महीने में कर लें या 8 महीने में कानून साजी हो जाए, 3 महीनों में हो जाए। उसके अलावा भी कानून साजी के अलावा भी अभी हमारे जो सेंसेस हैं वो बल्दियाती जो हमारी यूनियन काउंसिल बननी थी, उनके जो एरियाज डिफाइन होने थे, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अभी तो हल्का बंदियाँ नहीं हो सकी, तो ये इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अगर अवाम की बेहतरी के लिए कोर्ट्स ये फैसला कर दे कि जी इसकी फौरी हल्का बंदियाँ की जाएँ,
कानून साजी की जाए और उस वक्त तक ये पुराने अदारे बहाल हों और ताकि वो आगे बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का। आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने के लिए मैं नहीं चाहती कि आप अभी हम इजाज़त लें, इसलिए ऐसा करते हैं कि अभी ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल एंड इनकरेजिंग कंटेंट हमेशा सामने लेकर आए। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फैसलाबाद शहर में कोई कमी नहीं है टैलेंट की, और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो रीसेंट टाइम्स में हमने बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत ग्रोथ देखी है और चीज़ें पहले से बहुत डिफरेंट होती नज़र आती है। फिर अगर हम बात करते हैं लड़कियों के हवाले से तो हाँ, कुछ अर्से पहले अगर हम बात करते थे स्पोर्ट्स में, वुमेन इन स्पोर्ट्स, तो आई थिंक वो तब तक काफ़ी एक हेजिटेशन हुआ करती थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, चाहे वो सोशल नॉर्म्स के हवाले से हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से हो। लेकिन ऑफ कोर्स चीज़ें बदल रही हैं और लड़कियां भी स्पोर्ट्स में हो या किसी भी और फील्ड में हो अपना नाम बनाती हुई नज़र आ रही हैं और इनफैक्ट लड़कों को कड़ा कंपटीशन देती हुई भी नज़र आ रही हैं। आज भी हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे उनके पर्सनल जर्नीज़ के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से एंड स्पेशली बॉक्सिंग के हवाले से। बिकॉज अगर देखते हैं या सोचते हैं तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि लड़कियाँ बॉक्स कैसे कर सकती हैं। तो आपका ये जो एक थॉट प्रोसेस है इसको आज बदलने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। चलते हैं उनकी तरह। सबसे पहले हमारे साथ रिमशा नईम मौजूद हैं जो कि बॉक्सिंग कोच है। रिमशा, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ अस्का इशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, बॉक्सर हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों बहुत टैलेंटेड हो, वेल नोन हो एंड ऑफ कोर्स अपनी फील्ड में आप लोग लड़कों की क्या, लड़कियां चाहे दूसरी हों, उन सबको कड़ा कंपटीशन देते हुए नज़र आते हो। रिमशा, अगर मैं आपकी पर्सनल जर्नी की बात करूं, कहाँ से आपका करियर का स्टार्ट हुआ, कहाँ पर आपने सोचा कि मैं प्रोफेशनली स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहती हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन मेरा प्राइमरी से इंटरेस्ट था फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, तो मार्शल आर्ट्स की गेम्स हो गई, टेक्निक्स हो गई और फॉर्मेशंस हो गई इनसे। लेकिन प्रोफेशनली फिर मैंने फर्स्ट ईयर में जाके कॉलेज जब ज्वाइन किया तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, यानी अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को मार्शल आर्ट्स में या बॉक्सिंग में इनको कन्वर्ट किया और यहाँ से मैंने जो है वो इस फील्ड का प्रॉपर जो है वो आगाज़ किया। और उसके बाद तकरीबन 8 से 10 साल हो गए इस फील्ड में मुझे, और फिर करते हुए भी भारत में जो है वो एज अ कोच बॉक्सिंग की जो है वो तमाम तर सरगर्मियाँ देख रही हूँ। बिल्कुल। अस्का, आपका कहाँ से स्टार्ट लिया आपने और कौन सा पॉइंट था ऐसा जहाँ पे आपने सोचा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कि मैं इसे प्रोफेशनली टेकअप करना? दरअसल मैं स्कूल में थी तो मैं क्रिकेट की कैप्टन थी माशाल्लाह। तो मेरे सर कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बेटी इसका है वो ना मतलब कोई और गेम भी करे, तो उन्होंने मुझे ये बॉक्सिंग के फील्ड में भेजा। तो मुझे बहुत, फिर मैंने बॉक्सिंग, जब बॉक्सिंग में आई तो मुझे फिर लगा कि मैं शायद आगे जा सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा भी रही हूँ। तो अब मैं माशाल्लाह इंटरनेशनल तक तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। मेरी यही है कि मैं ग्रीन कोट पहनूँ और इंशाल्लाह पहनूँगी इंशाल्लाह। एंड आई थिंक एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सोचोगे, अगर अपने लिए गोल सेट करोगे तभी आप उसको अचीव कर सकते हो और वो पहला स्टेप होता है वो गोल सेट करना अपने लिए। रिमशा, आपके एक्सपीरियंस में अगर आप कुछ साल पहले तक की बात करो और अब की बात करो, कितना डिफरेंस नज़र आता है वुमेन इन स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे वो एटीट्यूड की बात हो चाहे एनवायरनमेंट की बात? जब मैंने फर्स्टली गेम्स को ज्वाइन किया प्रोफेशनली फर्स्ट ईयर में आने के बाद, क्योंकि मैट्रिक तक तो आपको बच्चे कंसिडर किया जाता है, तो आपकी हंसी मजाक में, खेल में हर चीज़ की इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे और मैंने इसको ज्वाइन किया तो तब मेरे लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी एज अ प्लेयर या एज अ फीमेल खेलने में ही। तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मैंने इस तमाम जो भी सेटअप था, माइंड सेटअप था, उसको चेंज किया। घर वालों की प्रॉपर सपोर्ट रही, मुझे फैमिली सपोर्ट रही, और इसके साथ साथ मैंने फिर जितनी भी मंजिलें थी मेरे लिए बड़ी आसान रही हैं वो। लेकिन अगर बात की जाए कि पहले और अब की, अब फीमेल्स के लिए बहुत से रास्ते निकल चुके हैं, बहुत सी उनको आसानियाँ जो हैं वो मुहैया कर दी गई हैं। अब अगर फीमेल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनके लिए दिक्कत नहीं है कोई भी, स्पेशली मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस तो लड़कियों को वैसे ही आना चाहिए। ये विदाउट अ डाउट आई थिंक लड़कियों को ज़रूर आना चाहिए। और जो एक सोच
आई थिंक होती है कि लड़कियां शायद हार्ड स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, आई थिंक उसको बदलने की ज़रूरत है। अस्का, आप क्या कहोगे इस हवाले से? एंड आपको किसी तरह की हेजिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस, सोशल नॉर्म्स कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला? जब मेरी पहली लाइफ तो मैं ज़्यादातर बॉयज़ के साथ थी। माशाल्लाह मेरे 3 भाई हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स हैं और चाचू भी हैं, मुझे वो सपोर्ट करते हैं। मैं शुरू से बचपन से भाई लोगों के साथ ही मतलब स्कूल में, मस्जिद में, और उसी दौरान मुझे शौक बहुत था कि मैं ना कोई मतलब गेम में जाऊँ। तो फिर पहले मैंने क्रिकेट ज्वाइन की, उसके बाद मैं बॉक्सिंग में आई। अब माशाल्लाह मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, मतलब एटीट्यूड आ गया है कि मैं किसी से भी बात खुल के कर सकती हूँ। पहले था कि गर्ल्स के माहौल में रहना तो किसी से बात करना तो थोड़ा सा अजीब फील होता था कि पता नहीं वो क्या समझेंगे। अब माशाल्लाह मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे बात करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक। जो पहला स्टेप था वो जी। कहाँ से? आपने जिस तरह बताया कि आपके कोच थे, उन्होंने आपको कहा कि अच्छा मैं चाहता हूँ आप कोई और स्पोर्ट्स भी जी। खेलें। जो स्विच आपने किया जब क्रिकेट से बॉक्सिंग की तरफ, मुश्किल था या आसान था? थोड़ा बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं तो पहले क्रिकेट में थी, तो पहला 1-2 मंथ मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो गई है कि मैं ईज़िली पंच मतलब किसी को फाइट में हरा भी सकती हूँ, तो। अच्छा रिमशा, आपके एक्सपीरियंस में जब आप कोच कर रहे होते हो किसी को, तो कहाँ से स्टार्ट करते हो? किस तरह से पता लगाते हो या देखते हो कि अच्छा इसकी ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी है, ये बेहतर तरीके से ये परफॉर्म कर पाएंगी, या स्पेशली कैसे टारगेट करते हो उनके अपने टैलेंट्स को ट्रेनिंग के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज जोन होता है इनका, इनका स्टेमिना देखा जाता है बच्चों का, कि फुट वर्किंग इनकी बहुत होती है रिंग में, कि ये ना हो कि 2 से 3 मिनट बाद इनको सांस चढ़ जाए, बच्चा स्टेमिना लूज़ कर जाए। अगर तो स्टेमिना है ना किसी भी प्लेयर में, वो कुछ भी कर गुजरने के काबिल है, तो स्टेमिना कम हो ज़्यादा हो बिल्डअप किया जाता है उसको। और फिर इनकी बच्चों की जो प्रॉपर बॉक्सिंग है उसमें इनकी फुट वर्किंग और इनकी जो बॉक्सिंग पंच है इनके, ये स्ट्रेट करवाए जाते हैं, किस किस तरीके से कौन कौन सा पंच है जो, तो इन 2-3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। स्टेमिना जो है वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उसको हम टारगेट करते हैं। अच्छा जी। और स्टेमिना कैसे आप किसी के, फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर का अगर आप स्टेमिना बिल्ड करना चाह रहे हो तो क्या ट्रेनिंग के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल करते एक्सरसाइजेज होती हैं इनकी, वो एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, रनिंग होती है स्पेशली इनकी, उसको फोकस किया जाता है कि डे फर्स्ट पे जब स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है तो उसकी रनिंग जो है वो कितने चक्कर लगा रहा है सपोज ग्राउंड के, या कितने मिनट इसकी है, तो देखा जाता है कि क्या ये जिस गेम के लिए बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं काफ़ी है इतना स्टेमिना, नहीं है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता, बहुत एकदम से नहीं उसको लेके जाया जाता कि बस ये 0 से 10 पे चले जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना ट्रेन किया जाता है। रनिंग में, एक्सरसाइज में, रोप उसको जो है वो बताया जाता है, वेट ज़्यादा है तो उसको लूज़ करवाया जाता है, कम वेट है तो उसको बताया जाता है डाइट अपनी इंक्रीज़ करें, तो ये मिली जुली चीज़ें हैं जिसको साथ लेके चलना पड़ता अच्छा है। बॉक्सिंग में स्पेसिफिक वेट्स के हवाले से भी ध्यान रखा जाता है कि अच्छा आप इस कैटेगरी में खेलेंगे, इस कैटेगरी में खेलेंगे, क्या जी लड़कियों के बिल्कुल। लिए भी सेम होता है? हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा अस्का अब हमारे साथ मौजूद है, रिसेंटली अस्का कल ही आई है, नेशनल टूर्नामेंट था इनका इंटर डिपार्टमेंट का, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से ये थी, तो इनकी वेट कैटेगरी थी 57, तो अस्का का वेट ज़्यादा ही था तकरीबन, तो इनका वेट कम करवाया, एक्सरसाइज टफ करवाई इनको, थोड़ा सा डाइट पे इनको कहा कि ज़रा नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करें, तो 57 कैटेगरी इनकी है, लेट्स सपोज 48 है, 57 हो गई, 55 हो गई, तो जो वेट कैटेगरी वो अनाउंस करते हैं उसमें ही आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, इसमें ये नहीं होता कि आपने वेट, ऑफ कोर्स किसी भी प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि वो फिट रहे, लेकिन बॉक्सिंग के अंदर सर्टन कैटेगरीज होती हैं जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, और आपको उस कैटेगरी में प्ले करने के लिए आपको उस वेट रेंज के अंदर होना ज़रूरी है, जिससे आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लेयर्स कम्पीट कर पाते हैं, और आप ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट नहीं चले जाते जो कि ट्वाइस योर वेट होता है, तो इसलिए ये कैटेगरीज बनाई जाती है। इसमें वेट के हवाले से स्पेसिफिकली नहीं होता कि यू नो आपका वेट वैसे ही आपको फिट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपका ओपोनेंट और आप कंपटीशन में लेवल फील्ड हो आपकी, इसलिए ये कैटेगरीज डिसाइड की जाती है बॉक्सिंग के अंदर। अस्का एज अ फीमेल आई थिंक बॉक्सिंग के हवाले से आपके एक्सपीरियंस में किस तरह की, जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी उसके बाद किस तरह की स्ट्रगल या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? मुझे अभी तक तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं, मतलब मैं बहुत ईज़िली, हर कोई मेरा साथ दे रहा है, जैसे कि पेरेंट्स वगैरह, सर, ज़्यादातर सर मुझे उस मुकाम तक देखना चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल बनूं, प्लेयर बनूं और हमारे मुल्क का नाम बने।
तो सर अब मैं मतलब लाहौर से खेल के आई हूँ DHA में, इंटर डिपार्टमेंट पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से। तो मैं माशाल्लाह ब्राउन मेडलिस्ट हुई हूँ। मेरी सिंध की लड़की के साथ मुकाबला था। तो अब सर मेरी परसों भी फ़ाइट है, चैलेंज फ़ाइट है सरगोदा में, बेल्ट फ़ाइट प्रोफेशनल फ़ाइट है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं बेल्ट हासिल करूँ फैसलाबाद अच्छा, के लिए। 2-3 दिन पहले से किसी मेजर कंपटीशन के क्या आपकी रूटीन होती है? कोई मेजर चेंजेस आप लेकर आते हो अपनी रूटीन के अंदर? जी, मतलब डाइट में चेंजिंग होती है। अब 4 डेज़ में उधर रुकी हूँ, तो मैंने 3 डेज़ तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ ब्रेड वगैरह थी कि मेरा वेट ज़्यादा ना मतलब ऊपर चला जाए या नीचे ना आ जाए। थोड़ा बहुत होता है, कमज़ोरी हो जाती है बॉडी में, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एडजस्ट कर रही हूँ कि मैं अपना 57 में ही वेट लेके आऊँ, ना मैं अबव करूँ ना मैं नीचे लेके आऊँ, बस 57 अच्छा, किस ही तरह बस। से रमशा आप मेक श्योर करते हो आपके प्लेयर्स जो हैं कंपटीशन से पहले इन्फॉर्म रहें, और जिस तरह से अस्का ने मेंशन किया कि वेट कैटेगरी से कहीं वो ऊपर ना चले जाए, बियॉन्ड ना चले जाए, क्या टेक्निक्स होती हैं? इनके वेट जो है वो प्रॉपर इनके रूटीनली वेट किए जाते हैं कि ऊपर नीचे ना हो जाए वेट इनका। और इसके अलावा इनको डाइट प्लान दिया जाता है एक, और एक्सरसाइज इनका एक प्रॉपर प्लान करके इनको करवाई जाती है। लेट्स सपोज अस्का जो है वो 2-3 दिन पहले थोड़ा सा अनफिट फील कर रही थी, बुखार भी हो गया था इनको, तो हमें भी टेंशन थी कि नेक्स्ट इनका टूर्नामेंट है। तो उस हिसाब से भी साथ देखा जाता है कि इनकी तबीयत भी जो है वो ज़्यादा नासाज ना हो। लेकिन टूर्नामेंट से कोई 3-4 दिन या 4-5 दिन पहले या लास्ट वीक जो चल रहा होता है वो टफ़ टाइम होता है इनके लिए। प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होती है, प्रॉपर टाइम इनको देना पड़ता है, और फिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं ये। और रिसेंटली इनकी फ़ाइट, जैसे अस्का ने बताया, अभी ये फ़ाइट जो है वो कल खेल के आई हैं, और आफ्टर 2 डेज़, इनफैक्ट कल ही हम जा रहे हैं। सरगोदा इनकी फ़ाइट है, तो वो चैलेंज फ़ाइट है इनकी भी। और एक और बच्ची है हमारे साथ, सानिया मुस्तफ़ा, वो लास्ट टाइम चैलेंज फ़ाइट की जो है वो बेल्ट होल्डर हैं वो। इस बार भी वो फ़ाइट होगी, उम्मीद है कि वो जीत जाएंगी। और इसके बाद इनकी नेक्स्ट फ़ाइट होगी, इससे नेक्स्ट वीक कोयटा में, वो भी इनकी चैलेंज फ़ाइट होगी, तो वहाँ भी ये परफॉर्म करेंगी। तो अब देखें ना कि ये पिछले 1-1.5 माह से प्रॉपर ये ट्रेनिंग सेशन में है, और मज़ीद एक पूरा महीना आगे जो है इनका टूर्नामेंट्स का है। तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है, अब पूरा महीना इनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं करवाई जाएगी इनको नॉर्मल रूटीन में रखा जाएगा, ताकि इनको इंजरी ना हो जाए या ये अनफिट ना फील करें। एंड इंजरी से बच कर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं? इसके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करवाई जाती इनको टफ़ टाइम नहीं दिया जाता कि जब ये प्रैक्टिस कर रही होती है, बॉक्सिंग खेल रही होती हैं, फ़ाइट्स इनकी ज़्यादा सीवियर किस्म की नहीं करवाई जाती। मोस्टली इनकी फ़ाइट्स लड़कों के साथ होती हैं, तो ऐसी फ़ाइट नहीं करवाई जाती जहाँ इनको पंच नाक पे लग जाए, जबड़े पे लग जाए, या वैसे हेड शॉट इनको कोई ना कोई ऐसा लग जाए जिससे ये इंजर हो जाए और जो इनकी प्रॉपर फ़ाइट है वो खेलने के काबिल ना रहें। तो नॉर्मल बस एक्सरसाइज और नॉर्मल इनकी प्रैक्टिस होती है जो इनको करवाई जाती है। अच्छा, ऑन अ डेली बेसिस एक नॉर्मल रूटीन में, जिस तरह अभी आप ब्रेड के बारे में बात करी, स्पेसिफिकली कंपटीशन से हटकर क्या डाइट प्लान होता है आपका? किस तरह से आप मेक श्योर करते हो कि आप वेट कैटेगरी के अंदर ही रहो? मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं डाइट मतलब मेरी कोई नहीं कैटेगरी के, मतलब मैं ये खाऊं ये नहीं। मतलब फुल ऑन पराठे और जो नहीं घर नहीं, में बनाया जाता नहीं? बस सुबह लस्सी। अच्छा, वो तो लस्सी पीनी बनती होती है, है, वो हर तो मैंने प्लेयर के लस्सी लिए पीनी बनती होती है। है। और ये मतलब खाने का कोई नहीं होता कि मैं खाऊं या ना खाऊं। अगर मैं ना भी खाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइट कर सकती हूँ। अब 3 डेज़ मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक ब्रेड, या सुबह ब्रेड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पानी या जूस वगैरह पी लिया। तो ये डाइट प्लान तो मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं वैसे ही फाइट कर सकती हूँ अगर मैं कुछ ना भी खाऊं तो। मोस्टली वीकनेस हो जाती है इनको जब वेट लूज़ करने की तरफ आए ना, तो बॉडी में बहुत वीकनेस फील करते हैं आप। फिर ये होता है कि इनके जो डेज़ इनको रिलीफ मिलता है ना दरमियान में, लेट्स सपोज जब इनके टूर्नामेंट सेशन जो कंप्लीट हो जाएगा, देन इनको एक प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाएगा कि अपने रूटीन के मुताबिक ये डाइट फॉलो करें, और एक्सरसाइज थोड़ी टफ करवा दी जाएगी ताकि इनका वेट जो है वो मेनटेन रह सके। तो इस हिसाब से भी। और आप मेंशन कर रहे थे कि स्पेसिफिकली कंपटीशन से पहले ट्रेनिंग बिल्कुल हार्ड नहीं करवाई जाती और बड़ी कोशिश की जाती है कि नॉर्मल उसको रखा जाए। स्पेसिफिकली कितना टाइम पीरियड आप देते हो ट्रेनिंग के लिए हर रोज़? तकरीबन 1.5 घंटा इनका जो है ना वो ट्रेनिंग के लिए होता है, जिसमें 1 घंटा इनकी प्रैक्टिस होती है प्रॉपर, आधा घंटा इनकी रनिंग और एक्सरसाइज का होता है। अच्छा, और इसका पढ़ाई के साथ कंटिन्यू करना स्पोर्ट्स, एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना जी, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैंने कैसे आप उसको मैनेज करते हो? मैंने दरअसल मुझे था कि मैं FSC करूँगी, डॉक्टर बनूँगी, तो पेरेंट्स भी यही था कि ये FSC करे। लेकिन जब मैं 9th 10th में स्पोर्ट्स में गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं FSC करूँ।
या गेम करूँ, क्योंकि एफएससी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई की फोकस ज़रूरत आपको है। बहुत चाहिए। फिर मुझे मेरे सर थे, उन्होंने कहा कि तुम आईकॉम करो, बिजनेस में जाओ, अकाउंटिंग करो। फिर मैं इसलिए आईकॉम कर रही हूँ, अब माशाल्लाह मैं बीकॉम कर रही हूँ। अच्छा, और कितना टाइम आप पढ़ाई को देते हो, कितना स्पोर्ट्स को देते हो? जितना पढ़ाई को ज़रूरत होती है मैं उतना पढ़ाई को देती हूँ, और शाम टाइम मेरी गेम होती है तो मैं फिर फोकस पूरा मेरी गेम की तरफ होता है। 6 से 10 बजे तक मतलब मैं मतलब देती हूँ अपनी गेम को। फिर सुबह जब कॉलेज आना होता है, कॉलेज से आके फिर मैं जितने भी घंटे होते हैं 3-4 घंटे, वो फिर मैं अपनी स्टडी पे अच्छा, देती हूँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हर कोई बात करते हैं, आई थिंक दैट्स सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप स्पोर्ट्स में होते हो, आप हारना सीखते हो, आप जीतना सीखते हो। आई थिंक हर बच्चे को स्कूल लेवल तक एटलीस्ट, वेदर और नॉट आप प्रोफेशनली उसको टेकअप करते हो, स्कूल लेवल तक ज़रूर किसी ना किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, बिकॉज आपको सर्टन चीज़ें ज़िंदगी की आप सीख जाते हो स्पोर्ट्स में होने से, चाहे वो टीम वर्क के हवाले से होता है, चाहे वो आपकी हार जीत के हवाले से होता है। और आई थिंक वो बड़े इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं। आपको लगा इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल लगा, मतलब मेरे टीचर्स ने काफ़ी दफ़ा कहा कि माशाल्लाह तुम स्टडी में अच्छी हो, तो ये गेम की, मैंने कहा मेरा शौक़ है, मेरा जुनून बन चुका है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की मैम से, मैम तो पहले ही थी, उन्होंने तो मुझे क्लास से बुला के कहा था कि तुम ना मतलब आओ गेम में। तो लेकिन जो मेरी जो टीचर थी वो थोड़ा बहुत डिसहार्ड थी कि नहीं तुम स्टडी बहुत अच्छी कर रही हो तो तुम गेम रहने दो। मैंने कहा एक मेरा मतलब मेरा जुनून बन चुका है तो मुझे जाने दें। फिर उन्होंने मतलब हैप्पी हैप्पी मुझे जाने दिया। अब माशाल्लाह ये टीचर्स भी अच्छी हैं। का बात कर रही है तो मुझे भी ये बात याद आ गई है। इवन मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, तो साथ साथ गेम्स को भी मैं जो है वो कर रही हूँ, लेके चल रही हूँ। प्रैक्टिकल फील्ड है ये मेरी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थी, मेरे साथ भी ये था। तो मल्टी टैलेंटेड कह लें, टीचर्स कहा करते थे। तो मुझे याद है जहाँ तक मैंने मिलाद में पार्टिसिपेट किया हुआ था, और मेरा टूर्नामेंट भी था। टूर्नामेंट बाई ग्राउंड में हो रहा था, वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स थे, और मिलाद के लिए जितना भी था अरेंजमेंट्स वो किए हुए थे, वो हॉल में थे, सेमिनार हॉल में। तो अभी एक चपकश जो थी वो हो चुकी थी कि नहीं जी पार्टिसिपेशन जो है वो मिलाद में होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए। तो 2 डिपार्टमेंट्स जो थे ना मेरे, मैं दोनों को साथ लेके चल रही थी। तो इस दौरान में मुझे आना पड़ा था, या तो वो छोड़ दें या तो वो छोड़ दें। आप पढ़ने वाली हैं, आप जो है वो स्टडी इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ जितनी भी आप उसकी तरफ आएँ, तो आप जो गेम बेस है आप इसको छोड़ दें, आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रहा ये और वो। तो इवन ये भी हुआ था कि मेरा एडमिशन जो फिज़िकल एजुकेशन में था, तो उसको डिसमिस करके पंजाबी में कर दिया गया था, देन उसको फिर डिसमिस किया गया, उसको पॉलिटिकल साइंस में किया गया, ताकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड को छोड़ दूँ। लेकिन यानी कि जैसे प्रेशराइज किया जी गया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ती हैं ये चीज़ें जब आप एक इंस्टीट्यूट में होते हैं, और स्पेशली जब आप 2-3 जगह पे मौजूद अच्छा होते कहते हैं। होते जी, लेकिन ये है कि गेम्स अगर आप प्रोफेशनली ज्वाइन कर चुके हैं, तो जैसे इसका ने कहा जुनून बन चुका है, फिर आप इससे पीछे नहीं हो पाते। तो जैसे मैं पिछले 8 साल से तकरीबन लेके चल रही हूँ, एज अ प्लेयर भी मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किए रखा है, और अब एज अ कोच इसमें मौजूद हूँ और साथ लेके चल रही हूँ इसको। एंड आई डू थिंक कि बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि अगर हम आज से कुछ साल पहले चले जाते हैं तो जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस या और प्रॉब्लम्स थी, जो प्लेयर्स उसमें सरवाइव करके आगे आए हैं जिस तरह आप हो, आई थिंक इस वजह से फिर आज की जो जनरेशन है उनके लिए चीज़ें आसान हो गई, उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट हो गई है, और उस तरह की जो हर्डल्स हुआ करती थी, जो स्ट्रगल हुआ करती थी, आई थिंक वो कम हो जाती है जब भी जो पहले लोग होते हैं वो आपके लिए रास्ता जो है आपका पेव कर देते हैं। वो कहते हैं ना, पेव द वे। तो आई थिंक दैट ऑलवेज मेक्स इट ईजियर फॉर यू। और जो आज के बच्चे हैं, आज की बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। जब बॉक्सिंग के वाले से रिब्शा, एक तो स्पोर्ट्स में आना चाहती थी, एक बॉक्सिंग में आना चाहती थी। जैसे मैंने बताया, मैंने जब स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया ना, इसमें 6 क्लास से लेके मैट्रिक तक जो मेरी एक्टिविटीज़ थी, मार्च पास्ट और एक्सरसाइजेज होगी, एरोबिक एक्सरसाइजेज होती थी, और प्लस आर्मी बैंड का एक हिस्सा रही हूँ मैं। तो मैट्रिक के बाद जब मैं कॉलेज में आई हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ कराया इन्होंने, तो उसमें फॉर्मेशंस थी, कराटे की डेमो फाइट्स होती हैं, काता जिसको कहा जाता है ना। तो बड़ा उन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया कि अगर आप मतलब एक बच्चियाँ जो परफॉर्म कर रही थी प्रॉपर यूनिफॉर्म में, तो मैंने जाके सर से बात की, अपने टीचर से बात की कि अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँ, तो फिर मैंने प्रॉपर उनके साथ बातचीत करने के बाद जो है प्रॉपर इसमें एडमिशन जिसको कह लेते हैं, या आप इस फील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर से लेके अब तक 6 ईयर ऑफ स्टडी, और प्लस मेरे 3 ईयर्स मज़ीद हो चुके हैं, तो इस प्रोफेशनल फील्ड में आए हुए मुझे। तो ये बड़ा नॉर्मल चल रहा है अब तो, पहले मुश्किल आती है, अब तो बहुत नॉर्मल है सारा कुछ। जब मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं, बॉक्सिंग से मार्शल आर्ट्स कैसे डिफरेंट?
बिकॉज आई थिंक जब मैं फॉर ऑल द पीपल जिनको नहीं डिटेल में पता, आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है। मार्शल आर्ट्स में आप देखें तो बहुत सा कंपटीशन आ चुके हैं। मेरा गैप रहा है इस प्रोफेशनल फील्ड में भी, जो ही मैंने कंप्लीट की है अपनी उसके बाद मैंने जो ही जॉब में आई हूँ मैं इस फील्ड में, तो थोड़ा सा आपको हेजिटेट फील करते हो आप इसमें कि आप एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर जब स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, प्लस ऑपोजिट इसकी साइड आ जाती है जब एक ट्रैक सूट में होकर एक ग्राउंड में या एक रिंग में आप प्ले कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो ये बड़ा हेजिटेट फील किया मैंने। इस फील्ड से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज़ से आप मुंसलिक होते हैं ना, आप उससे हट नहीं सकते हैं। देन मेरी ऐसे ही मुलाकात हुई हमारे जो कोच हैं ऑफिशियल हैं सर जुबैर साहिब से, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। दैन बॉक्सिंग के बारे में मैंने जब थोड़ी सी हिस्ट्री रीड आउट की, तो बॉक्सिंग जो है ना, फीमेल्स के हवाले से जब देखा जाए पूरे पाकिस्तान में इसका स्कोप वो नहीं है जो अदर गेम्स का है। बॉक्सिंग अभी उस लेवल को नहीं छू पा रही है जिस पे इसको होना चाहिए। फीमेल्स में इस कैटेगरी को देखा जाए तो बहुत डाउन जा रही है अभी। तो मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया, जो ही पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ भी इंट्रैक्शन हुआ, जितने भी टूर हुए हैं और जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, तो उसमें पता चला है कि इस फील्ड को मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि मैं उस फील्ड में अपने आप को यूटिलाइज़ किया जाए जहां आपका भी फ़ायदा हो और आपके ज़रिए दूसरों का भी फ़ायदा हो। एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक आप दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है बॉक्सिंग को लेके, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डी में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करें बॉक्सिंग के हवाले से, स्पेशली वुमेन इन बॉक्सिंग। एंड अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं, यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कुछ इससे पहले तक यस प्लेटफॉर्म्स रिस्ट्रिक्टेड थे, लिमिटेड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर हो रही हैं। एंड ये सिर्फ इस वजह से बिकॉज हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस फील्ड का हिस्सा हैं, जो कि हर स्टेप पे कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ अपने लिए आगे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ जो लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं और जो आगे आना चाहते हैं उनके लिए भी चीज़ें और रास्ता आसान करते हुए जाएँ। यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिमशा ट्रेनिंग के हवाले से, आपने डिफरेंट अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में भी बात की, लिमिटेशंस के बारे में बात की, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की जो कि आप दोनों ने एक्सपीरियंस किए हैं। अस्का, क्या आपकी कोई आइडियल प्लेयर हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, या जिनकी जो टेक्निक्स हैं या जिस तरह से स्ट्रैटेजीज़ हैं बॉक्सिंग को लेकर वो आपने? नहीं, मैं दरअसल खुद मैं चाहती हूँ कि मैं किसी की तरह ना बनूँ, सब मेरी तरह बने। मेरा यही है माइंड ऑफ व्यू कि मतलब मैं ऐसी प्लेयर बनूं कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं ना, वो मुझे खुद आके बोलें कि हाँ ये प्लेयर है। मेरा आज तक ऐसा माइंड ऑफ व्यू नहीं है कि मैं इसके जैसे बनूं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुकाम पे ऐसी बनूं कि अगला इंसान आके मेरे पास के अपनी ओरिजिनलिटी हमेशा अपने साथ कैरी करो। रिमशा, आपके कोई इस तरह की प्लेयर जो आपको हमेशा से लगा हो कि मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ या सीख सकती हूँ मैं इनकी लाइफ स्ट्रगल से कुछ? जब तक मार्शल आर्ट्स में रही हूँ मैं, आर्मी के कैंप में मेरी एक सीनियर थी, आयशा नाम था उनका। बहुत अच्छी प्लेयर थी वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें पता नहीं कहाँ से फोर्स थी उनमें, इतना एक्टिव और इतना प्रैक्टिकल थी वो। उनको बड़ा मैं कॉपी करती थी। तो इसके अलावा लेकिन जब से मैं बॉक्सिंग में आई हूँ, तो यहाँ से बहुत से नए लोगों से जो है वो वास्ता पड़ा है, बहुत से नए लोगों को देखने को मिला है। कोचिंग में रेफरिंग को मैं प्रेफर करूँगी यहाँ पे, और एज अ कोच और रेफरी एक जितना भी होगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो, और इस पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं बड़ा प्रॉपरली जो है ना वो परफॉर्म करने की जो है मेरी आइंदा की कोशिश है। और इंशाल्लाह कोशिश है कि नेशनल बॉक्सिंग कोच जो है वो उस चीज़ को मैं अचीव कर सकूँ इंशाल्लाह। रिफ्लेक्सेस बड़े ज़रूरी होते हैं किसी भी फाइट के लिए। इसका एक्सपीरियंस करना पड़ा रिफ्लेक्सेस के हवाले से, और ज़्यादा शार्प होना पड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मेरे सर ने एक बात समझाई है, मीन्स के खड़े होके पंच मतलब पंच लगेगा तो पता चलेगा ये आगे पीछे भागना। अब मेरी फाइट थी लाहौर में, तो मैंने खड़े होके ही पंच खाए हैं और सर इस पे बहुत खुश थे। मतलब जितने भी जज रेफरी थे वो उन्होंने यही कहा कि इस लड़की ने खड़े होके ही पंच खाया है। सर ने एक बात कहा था कि ये नहीं, तुम अगर लड़ने गई हो तो फुल बहादुरी से लड़ो, मीन्स के अगले इंसान को पता चले कि ये फाइट लड़ने आई है। ये नहीं कि वो पंच लगा तुम पीछे खड़े होके खाओगे तो पता चलेगा। तो अब तक मतलब अपनी जगह नहीं छोड़नी, नई जगह नहीं छोड़नी। हाँ, अगर पंच लगे पीछे जाके पंच मतलब
टेक्निक्स होती हैं कुछ बताई हुई कि जिसके थ्रू फुटवर्किंग आपने कैसे करनी है, पंचिंग कैसे करनी है। और असका को इंजरी भी हो गई है थोड़ी जी बहुत, मेरे नोज इंजरी हो गई है क्योंकि पंच उनको उधर ही लगे। तो जब तक आपको पंच पड़े ना या मार पड़े ना, आप में जोश नहीं आता हो कि सामने वाले जोश को बिल्कुल। कम्पीट कर रहे हो। उन्होंने मेरी फाइट स्टॉप करवा दी थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं उधर मतलब मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं, मैंने ये फाइट लड़नी है। लेकिन वो जो कर्नल साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, बच्ची की इंजरी ज़्यादा है, ब्लीडिंग मतलब रुक ही नहीं रही, तो आप स्टॉप करवा दें। मैंने आखिरी यही कहा कि नहीं, मैंने फ़ाइट लड़नी है तो हर हाल में। लेकिन फिर उन्होंने, जब डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, ज़्यादा मतलब डैमेज हो सकता है, नोज़ या हड्डी का कोई मसला हो सकता है, तो फिर स्टॉप करनी पड़ी। अभी तक मेरे मतलब अभी मेडिसिन खा के ही आई हूँ। अच्छा। एंड जिस तरह आपने कहा कि आपको कंपटीशन रोकना पड़ा एट जी, दैट जी। पॉइंट इन टाइम, आपके कुछ दिन बाद फिर से कंपटीशन है जी, तो परसों कंपटीशन है, तो डॉक्टर से मैं अभी लड़के आई हूँ कि मेरे 2 दिन में नोज़ ठीक होनी चाहिए, मैंने ये कंपटीशन हर हाल में विन करना है। तो अब वो मुझे 3 टाइम मेडिसिन घर आके दे के जा रहा है कि ये जल्दी से ठीक हो और ये कंपटीशन पे जाए। मैं तो किसी को छोड़ ही नहीं रही, मेरी जल्दी से ठीक हो जाऊँ बस। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पेन होती है रात को या कुछ खाऊँ तो पेन होती है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फाइट लड़नी एंड है। आई थिंक मैं शायद अल्फाज नहीं है मेरे पास सही में वर्ड्स खत्म होंगे, बिकॉज ये लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट हर किसी में नहीं हो सकता। बिल्कुल, और बिल्कुल। शायद इसी वजह से आप एक प्लेयर हो और हम सिर्फ आम इंसान हैं, बिकॉज ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट अपने स्पोर्ट्स को लेकर, अपने करियर जी को बिल्कुल। लेकर बहुत कम नज़र आता है। रिमशा, जब डेडिकेशन की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, क्यों लगता है स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा नज़र आता है या देखने को मिलता है? हमें सबसे पहले एक बात सिखाई जाती है स्पोर्ट्समैनशिप, जिसमें ये बताया जाता है कि दूसरे की हक तलफी किए बगैर अपने हक का दिफा करना। तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें समझ आ जाती है। आपने हार्श नहीं होना, आपने झगड़ना नहीं है, आपने वहाँ पे लेट्स सपोज जैसे अस्का को चोट आ गई है तो ये वहाँ पे रेफरी के साथ, जज के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती हैं। जहाँ पे आपको सब्र और तामुल के साथ बता दिया गया है, तो ये 2 से 4 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत अच्छा सबक हमें सिखा देती हैं। तो ज़िंदगी का कोई भी प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है फिर। तो जो स्टेमिना की बात मैं कर रही थी कि हम स्टेमिना चेक करते हैं, तो नॉट इवन दैट कि आप फिजिकल स्टेमिना की बात करें, मेंटली भी आपको इतना आपको मतलब कर दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है कि आपको मेंटल स्टेमिना जो है वो भी बूस्ट अप कर दिया जाता है। आप नॉट जस्ट फिजिकली बल्कि मेंटली भी आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो। जो कुछ हम सीखते हैं ग्राउंड से, अपने रिंग से, अपनी फील्ड से, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब अप्लाई करते हैं तो आइडियली कहलाए जाते हैं फिर। एंड आई थिंक जो आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन सीखते हो, शायद आप दूसरी फील्ड्स में आप उस तरह से नहीं सीख पाते हो। अगर हम इसका ऑफ कोर्स आपके अपने कॉलीग्स भी रहे होंगे करंटली और उससे पहले आपके क्लासमेट्स, क्या नज़र आता है स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा लोग आना चाहते हैं? किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? दरअसल जो आजकल माहौल है ना, अब हर गर्ल्स को स्पोर्ट्स में आना चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि अब ऐसा ही माहौल बन चुका है। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स जो भी हैं वो सारी स्पोर्ट्स में आए। तो अभी वो मतलब स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो किसी ने एफएससी, कोई आईसीएस कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वो जब मुझे देखती हैं या मेरी पिक्स वगैरह देखती हैं तो वो बहुत हैप्पी होती हैं, तो वो कहती हैं कि हम भी आना चाहती हैं। तो आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह आपने बताया कि आपकी अपनी जो स्ट्रगल रही है, और चाहे वो स्विचिंग के हवाले से थी या जी, जिस तरह से आप कह रही थी मुझे कि आपकी कोई स्ट्रगल्स नहीं है, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि जी, आपके जी। नाक पर चोट लगी हुई है और अब कोशिश करें कि आप 3 दिन के बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट में कोई फ़नी चीज़ कभी आपके साथ किसी फाइट में हुई है या? ये मैं 4 या 5 मंथ पहले मेरा मतलब नेशनल टूर्नामेंट था, उधर तो बहुत फ़न किया। अब भी मेरा था, तो मैं साथ-साथ मुझे डांस भी आ रहा था। मतलब मेरी फ़ाइट हो रही थी, तो वो जब मेरे पंच लगाती थी ना, मैं पीछे होती थी, तो सब यही कह रहे थे पता नहीं ये डांस कर रही है। लेकिन वो तब जुनून था एक। तो सर ने मुझे, जब मेरी ब्रेक हुई ना, वो 30 सेकंड की ब्रेक होती है, तो सर कहते हैं क्या हो रहा है? तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा हो रहा है कि वो मेरे पंच लगा रही है, तो मुझे डांस आ रहा है। तो मेरे साथ बहुत फ़नी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर मैं खुद मतलब कंट्रोल रखती हूँ, अगर कोई मज़ाक भी करे ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं बस अपने आप में ज़्यादा गुम रहती हूँ कि कोई मुझसे बात करना चाहे, उसकी हद तक अगर मुझे जवाब आता है तो मैं जवाब दे दिया, नहीं तो अदरवाइज़ स्टॉप। एंड आई थिंक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो एंड रिएक्ट ना करना बड़ा ज़रूरी होता है कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, बड़ी मेच्योरिटी के साथ डील करना पड़ता है चीज़ों को। रिमशा, आपका कोई फ़नी एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पर आप
आप खुद सोच रही हैं, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो आप बताइए मैं क्या कर रही थी? काफ़ी एम्बेरसमेंट है इसमें। हमारी ही टीममेट थी, हम अपनी फाइट्स खेल के आ चुके थे। कैटेगरी में जो लड़की थी ना वो मौजूद नहीं थी, तो एट द टाइम हमने फ़ौरन एक दूसरी क्रिकेट की थी वो बच्ची, उसको हमने पकड़ा, उसको अपर पहनाया और हमने कहा बस तुम रिंग में जाओ और बस अपीयर हो जाओ, हमारी वेट कैटेगरी जो है ना वो खाली नहीं जानी चाहिए ये वाली। तो वो लड़की गई, माशाल्लाह हाइटेड थी, वो स्लिम सी थी, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था बॉक्सिंग के बारे में या कुछ भी। तो उसने 1-2 पंच किया है, पंच करने की कोशिश की है, तो सामने वाली प्रोफेशनल प्लेयर थी, उसने उसको अच्छा खासा ना मतलब पीटा। 1 पंच लगा, 2 लगा, 3 लगा। वो 3 मिनट का एक राउंड जब कंप्लीट हुआ ना, एंड पे उसको बहुत गुस्सा आया। उसको इतना गुस्सा आया कि वो पंच तो कर नहीं पा रही है। उसने एक थप्पड़ इधर से लगाया, एक थप्पड़ उसने उसके उधर से लगाया और वो रिंग से बट और ये मुझे सही मारा। में काफ़ी इंटरेस्टिंग गुस्सा स्टोरी आ गया है, मुझे। और गुस्सा तो सबको बहुत। और अपना अपना तरीका होता है गुस्सा निकालने का। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बट में जाने से पहले आज बॉक्सिंग के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स वुमेन इन स्पोर्ट्स, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें चाहे किसी और अरीना की बात करें, ज़िंदगी में ख़वातीन लड़कियां आज हर फील्ड में मौजूद हैं और कड़ा कंपटीशन दे रही हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो दूसरी लड़कियां ही क्यों ना हो। और आज हमारी कोशिश है कि बॉक्सिंग के हवाले से डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करें, और बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसी लड़कियां जो कि स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं लेकिन सर्टेन रीजंस डिलेमास की वजह से सोचती हैं शायद हमें नहीं आना चाहिए। आई थिंक इट्स टाइम टू वी ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, एंड हम इस बात को कोशिश करें कि आज के शो में हाईलाइट करें कि अगर आप लड़की हैं, आप कुछ भी करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। आगे बढ़ाते हुए ब्रेक में जाने से पहले आपने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आप एक मोमेंट सुना रही थी। अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता रियल लाइफ में ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं, डिफरेंट तरह के आपके स्ट्रेन्स हो जाते हैं, और वो तो आम लोगों को भी हो जाते हैं, और बड़ी फ़नी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कहीं आपकी बाजू स्ट्रेन हुआ है या पूरा दिन आप जो है वो कोई गर्म कपड़ा लपेट के घूम रहे होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपका प्लेयर होना सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस चीज़ के भी प्लेयर हो या जिस भी फील्ड में हो बस उधर ही रहें। हम प्लेयर्स होते हैं तो हमें कहीं भी एडजस्ट कर लिया जाता है और हम हो भी जाते हैं बड़ी आसानी से। तो ऐसे जूडो का टूर्नामेंट होता है मोस्टली जब, या जुजुत्सु का टूर्नामेंट होता है, उसके बाद तो तकरीबन 3 दिन तक यूँ होता है कि आपको रोबोट की तरह बाजू सीधे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं और गर्दन मूव नहीं हो रही और आप यूँ करके मूव कर रहे हैं और यूँ करके इधर को मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो ड्यूरिंग फाइट या ड्यूरिंग टूर्नामेंट आपको पता नहीं चलती, लेकिन जो ही आप बॉडीली रिलैक्स होते हैं ना तो फिर टाइमली आपको पता चलता है, लेकिन विद इन टाइम ये ठीक हो जाता है। हाँ, अस्का आपके साथ कोई इस तरह का एपिसोड हुआ जहाँ पे आप स्ट्रेन महसूस कर रहे थे या सर्टन आपके मसल्स जो थे वो स्टिफ हो गए थे? नहीं, बैडमिंटन था। बैडमिंटन में गई तो मुझे शौक था बैडमिंटन का, तो माशाल्लाह जब मैं बैडमिंटन में मैंने विन किया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ यही कहा कि आप इंटरनेशनल में आपको अभी भेज देते हैं, मीन्स कि आप बाहर जाएं। लेकिन तब मेरा माइंड ऑफ व्यू बॉक्सिंग की तरफ था, तो मैंने कहा नहीं, बॉक्सिंग ही, अब बॉक्सिंग में ही आगे जाना और इंशाल्लाह जाएंगे। मेरी कोच और मेरे सर इन दोनों ने बहुत एफर्ट किया है और ये अभी तक मेरी कोच एफर्ट कर रही हैं कि ये आगे तक जाएं। और सुबह मुझे कॉल्स मैसेज खुद करके कहती हैं कि ये ऐसा करो। अब मेरी मतलब मैं लाहौर गई थी, उन्होंने पता नहीं मुझे 20-25 कॉल्स की, मैसेजेस किए हैं कि इसका ठीक हो, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, फ़ाइट कैसे हुई। मुझे यही बहुत खुशी है कि मेरी कोच और मेरे सर मेरे साथ बहुत मतलब मेरी बहुत केयर करते हैं। अगर मुझे कोई चोट लग जाए या कोई ऐसा फ्लू वगैरह बुखार वगैरह कुछ दिन था, इन्होंने ये बहुत परेशान हो गई थी कि इसकी मतलब फ़ाइट है तो ये कैसे, लेकिन उन्होंने मुझे माइंड ऑफ व्यू रिलैक्स किया कि नहीं इसका ऐसा करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मेरे चोट लगी है तो माशाल्लाह ये मुझे कह रही हैं कि तुम परेशान नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होगा। तो इनके सहारे ही अब अच्छा, एंड यहाँ पर इसका मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ, हैविंग द राइट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोचेज़ हों, चाहे ट्रेनिंग टीचर्स, जी। कितना ज़रूरी है? स्पोर्ट्स बहुत मतलब किसी की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि मेरे पापा, मेरी मम्मा और चाचू, मेरे कोच, मेरे सर इतनी एफर्ट कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स भी जो मेरे टीम मेंबर बॉयज़ हैं वो हमारे साथ इतना मतलब हमारी केयर करते हैं, हमारे साथ खुद फाइट करते हैं कि ये गर्ल्स हमसे आगे जाएं।
मेरे जितने भी टीम मेंबर बॉयज़ हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ एक्सरसाइज करवाते हैं। अगर हम थक भी जाए हमें रिलैक्स तक भी करवाते हैं कि आप थको नहीं। अब हमारे साथ भी जाते हैं कि अगर पीछे से मतलब करना पड़े तो ये ज़रूर आगे तक जाएँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे टीम मेंबर्स बॉयज़, गर्ल्स, मेरी कोच सर इतने अच्छे मिले हैं कि ये कहीं न कहीं हमें लेके ज़रूर जाएँगे। अच्छा रमशा, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा पॉइंट रहा हो या कोई ऐसी जिस तरह से मेंटर रहा हो आपका? जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टडी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मेरी टीचर हैं, उर्दू की लेक्चरर थी मिस सालिया इसहाक साहिबा। वो बहुत मेंटली रिफ़्रेश करती रहती थी, उनकी मेंटरशिप बड़ी अच्छी थी। और इसके अलावा पेरेंट्स जो हैं वो तो एक ऐसा हिस्सा है आपकी लाइफ का जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उन्हें पीछे नहीं रख सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स का आपका फ्रेंड होना ये एक अलग ही किस्म का जो है ना वो एक होता है। तो मेरे बाबा जान है, मेरी अम्मा हुजूर है, तो दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन दैट बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो बात नहीं कर पाती हैं। तो ये तीन पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं। प्राइमरी में मिडल में देखें तो मेरी एक टीचर थी मिस रूही, वो, और आगे मतलब प्रोफेशनली कॉलेज में जब मैं आई हूँ तो मैडम आलिया इसहाक, और फिर कोचेज़ जो हैं वो तो अपनी प्रॉपर एफ़र्ट करते हैं। उनको जितनी उन्होंने एफ़र्ट की है उनकी एफ़र्ट का जो नेमुल बदल है उनको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 3 से 4 लोग हैं, उसातिज़ा कह लें और वालिदैन, ये मुझे बहुत अच्छे मिले और इन्होंने मुझे हर हर फील्ड में और हर हर कदम पे कह लें बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे गाइड किया। इवन अब भी वो मेरी टीचर फर्स्ट ईयर की थी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैंने पढ़ा है उनसे। तो अब भी मैं उनको कॉल करूँ, कोई मुझे मसला हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा रिलैक्स कर देती है और मुझे इवन सजेस्ट करती है कि अब आपको ये और ये करना चाहिए, ये मामला ऐसे हल हो जाएंगे। अच्छा, किस तरह के इश्यूज या लैक ऑफ रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़ आपको लगता है फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं आज भी? सबसे पहले एज अ फ़ीमेल आपको एतमाद बनाना पड़ता है। जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करने वाली हूँ। इवन 8 फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह जो कंबाइन रहती हैं, उन 8 फैमिलीज़ में सबसे बड़ा होना और आइडियल होना ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सी स्ट्रगल के बाद मैं इस पॉइंट तक पहुंची हूँ। और अब जो है वो जब आपको लेके कहा जाए कि आपने अपनी आपी की तरह, अपनी बाजी की तरह या जो आपके बड़े हैं उनकी तरह आपने बनना है, तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। और लैक जो है वो ये है कि पहले तो आपको एतमाद बनाना पड़ता है। सेकंड ये है कि आपको फाइनेंशियली जो है उसकी सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है उसकी भी। और आपके अंदर इतनी स्पिरिट होनी चाहिए, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितने भी आपको नेगेटिव व्यूज़ आए ना, आप उनको प्रॉपरली फेस कर सकें, क्योंकि वही तमाम तर पॉइंट्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं। पॉजिटिवली आपको अप्रिशिएट कर देंगे, आपको खुशी हो जाएगी, पॉजिटिव आपका हौसला बढ़ा देंगे। लेकिन जो नेगेटिविटी है ना, आप उससे सीखेंगे। जितनी हार है आपके पास वो आपके लिए सीखने के गोल्डन चांसेस हैं, आप उनसे सीखते हैं। तो अगर तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनको उस नेगेटिविटी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, अपने लिए और रास्ते फ़ायदे के सीखेंगे। लिए बिल्कुल उसको इस्तेमाल करते जी बिल्कुल, और बहुत रास्ते आसान हो जाते हैं हमारे लिए फिर। हैं। ग्राउंड्स के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, आई एम श्योर आपको स्पेसिफिक ग्लव्स की ज़रूरत होती होगी जी, जी। ट्रेनिंग के लिए, आपको ट्रैक्स रिक्वायर होते होंगे। क्या उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि और ऐड होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो सब कुछ मुहैया हुआ है। अच्छा, आपको मतलब सारा कुछ प्रोवाइड हुआ है जिस तरह जी, से जी। होना चाहिए। रिमशा, आपके ख्याल में कहीं पर लैक हो ट्रेनिंग के स्पेसिफिकली, या कहीं पर जहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सकती है? बहुत सी ऐसी जगह हैं या बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं और इतना जो है हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। गांव से शहर तक आना, किसी क्लब को ज्वाइन करना, वहाँ की फीसिस पे करना या तमाम तरह के मामलात हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत आगे तक जा सकती हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इवन दैट आने जाने का DATA की बात की जाए तो उसके लिए भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के लिए, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, ये बॉयज़ को भी बहुत कुछ है। देन आप न्यूली जब किसी फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको ट्रैक सूट की ज़रूरत पड़ रही है, आपको जॉगर्स की, इक्विपमेंट्स, ग्लव्स की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ चीज़ें आपको क्लब वाले मुहैया कर देते हैं, कुछ चीज़ें आपको पर्सनल परचेज़ करना पड़ती हैं। तो आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं मिलने की वजह से वो अपना टैलेंट जो है वो आगे नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन तमाम शाइनिंग स्टार्स जो हमारी नज़र में हों
उनको हेल्प आउट करने की कोशिश की जाए, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, इतना सा कि वो अपने टैलेंट को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म तक लेके आ सके। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप लोगों ने हमारे शो में हमें ज्वाइन किया, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बातें भी की। एक बार भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का वक्त आज ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।